राजपूतों की निम्न स्तरीय घुड़सवार सेना ही तुर्क अफगानों और मुगलों के हाथों उनकी हार का एकमात्र कारण नहीं था। टिप्पणी कीजिए। भारत में मुसलमानों का आक्रमण 712 ईस्वी में शुरू हुआ जब मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद महमूद गजनी का स्थान आता है जिसने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच आक्रमण किए और यह सिलसिला मुहम्मद गोरी के अधीन कई आक्रमणों के बाद 1206 ईस्वी में सल्तनत की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। उस समय राजपूतों ने ही वीरता और बहादुरी के साथ इन आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, लेकिन वे सफलतापूर्वक प्रतिरोध नहीं कर सके और पहले तुर्क अफगानों और फिर मुगलों के हाथों पराजित हुए। नीचे उनकी असफलताओं के प्रमुख कारण दिए गए हैं। राजनीतिक विखंडन और प्रमुख शक्ति का अभाव। उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। भारत में कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो अन्य राजपूत शासकों पर विजय प्राप्त करके केंद्रीय सरकार की नींव रख सके। छोटे छोटे राज्यों की तुलना में युद्ध के मैदान में शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का सामना करना इतना आसान नहीं है। आपसी झगड़े, उनमें हमेशा एकता और संगठन का अभाव रहा। चौहान, राठौड़, चंदेल आदि शक्तिशाली राजपूत राजवंशों के बीच लगातार भयंकर युद्ध होते रहे। इस स्थिति के कारण उनमें सैन्य शक्ति और धन संसाधन की कमी हो गई। इन झगड़ों के परिणाम स्वरूप राजपूतों में राष्ट्रीयता की भावना समाप्त हो गई। उदाहरणार्थ 1192 में जयचंद पृथ्वीराज की सहायता के लिए नहीं आया और जब 2 वर्ष के बाद जयचंद उसी दुर्भाग्य का शिकार हुआ तो अन्य सभी राजपूत राजवंशों ने उसे अकेला छोड़ दिया। सामरिक चेतना की सीमा, आक्रमण की ताकत को समझने में विफल, उन्होंने राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी दिखाई। आक्रमण रुक रुक कर होते रहे, वे इन रुकावटों का फायदा उठाने में विफल रहे। गजनी की मृत्यु के बाद भी वे उत्तर पश्चिम भाग से गजनी सेना को बाहर नहीं निकाल पाए। मजबूत सीमा का अभाव, राजपूतों ने अपनी सीमाओं की रक्षा की उपेक्षा की, खासकर उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा के लिए न तो कोई किला बनाया गया और न ही कोई सैनिक तैनात किया गया। विदेशी आक्रमणकारी बिना किसी बाधा के देश में घुस आए। स्थायी सेना का अभाव, राजपूत शासकों के पास कोई नियमित स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय सेना के लिए वे अपने सामंतों पर निर्भर रहते थे। इस व्यवस्था में कई खामियां और दोष थे। सेना में सैनिकों की संख्या कभी भी निश्चित एवं सुनिश्चित नहीं थी। जब शासक बड़ी कठिनाई में पड़ जाते थे तो ये सामंत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इस व्यवस्था में टीम भावना का अभाव था। सेना एक कमान के अधीन नहीं थी। कभी कभी तो सामंत अपने सैनिकों के साथ मैदान छोड़कर भाग जाते थे। भर्ती के लिए मैदान की सीमा, राजपूतों के पास भर्ती के लिए कोई मैदान नहीं था। सबसे पहले उनके पास केवल छोटे छोटे राज्य थे। दूसरे, इन छोटे छोटे राज्यों में भी बड़ी संख्या में लोग अपने राज्य और घर की रक्षा के लिए उदासीन थे। जाति व्यवस्था और जवाबदेही ने भी कार्यबल को सीमित कर दिया और सैन्य पेशे को समाज में सम्मानजनक नहीं माना जाता था। उनके विरोधियों के पास बहुत कुशल भर्ती प्रणाली थी। सैन्य व्यवस्था की सीमाएं, राजपूतों की निम्न श्रेणी की घुड़सवार सेना उनके प्रतिद्वंद्वी की श्रेष्ठ घुड़सवार सेना के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। वे हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थे जो धीमी गति से चलते थे। भारतीय घुड़सवारों के एक संगठित समूह के रूप में लंबी दूरी तक चलने के आदी नहीं थे। राजपूतों के पास घुड़सवार तीरंदाजों की भी कमी थी। तुर्कों ने लोहे की रकाब और घोड़े की नाल का इस्तेमाल किया जिससे उनकी मारक शक्ति और मजबूत हुई और उनकी घुड़सवार सेना मजबूत हुई। इससे उन्हें अधिक गतिशीलता और संतुलन मिला। संगठन का अभाव, यद्यपि उनकी व्यक्तिगत बहादुरी और लड़ाकू भावना मुसलमानों से किसी भी तरह कम नहीं थी, लेकिन यह संगठन और नेतृत्व ही है जो युद्ध का परिणाम तय करता है। मुसलमान अधिक आक्रामक थे और वे एक मिशन पर थे, जबकि राजपूतों की रणनीति अधिक रक्षात्मक थी। वे युद्ध क्षेत्र में सत्य का पालन करते थे। शत्रु को निहत्था पाकर वे उससे लड़ने से इनकार कर देते थे और न ही उस पर आक्रमण करते थे। इस प्रकार यद्यपि राजपूतों की घुड़सवार सेना की कमजोरी उनकी कमजोरी थी, लेकिन यह एकमात्र कमजोरी नहीं थी। प्रारंभिक मध्ययुगीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य में ऐसी कमजोरियां व्याप्त थी जो उन्हें प्रतिद्वंदी के खिलाफ अक्षम बनाती थी।
चोल शासक न केवल शक्तिशाली विजेता कुशल प्रशासक थे बल्कि बेहतरीन मंदिरों के निर्माता भी थे। टिप्पणी करें। 2021 में आया था ये। कि अभी डिस्कस करते हैं, अभी इसका काम निपेटते हैं हम। व्हाट इज दिस 2021 में। ओके, डोंट माइंड इट। आसान है ये भी, ओपन नहीं होएगा, इसे तो बोलते हैं किस्मत। हो गया ये तो ओपन। थैंक यू। दक्षिण भारत में चोल शासन उच्च संस्कृति कला में शास्त्रीयता, विशेष रूप से मंदिर वास्तुकला, सैन्य विजय और कुशल प्रशासन के काल का प्रतिनिधित्व करता है। चोल शासक शक्तिशाली विजेता थे। दक्षिण भारतीय राज्यों पर विजय के अलावा चोलों का महत्व एक समुद्री शक्ति के रूप में उनके हृदय में निहित है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और इसका इस्तेमाल अपने क्षेत्रों को बढ़ाने और अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। चोलों के पास एक नियमित स्थायी सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, नौसेना शामिल थी। चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। उनके शासन ने चोल साम्राज्य का प्रारंभिक काल बनाया। राजराज प्रथम उन्होंने पांड्य और चेर राज्यों तथा सीलोन के शासकों के बीच संघ पर हमला करके अपनी विजय शुरू की। पोलोनारुआ सीलोन के राजा महिंदा वी की हार के बाद उत्तरी सीलोन में चोल प्रांत की राजधानी बन गई। ऐसा उनके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया गया था। उन्होंने चोल साम्राज्य के वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए मालदीव पर भी कब्जा किया। अन्यत्र आधुनिक मैसूर के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त कर उन पर कब्जा कर लिया, जिससे चालुक्यों के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई। राजेंद्र राजा के बाद उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने 1014 ईस्वी में गद्दी संभाली। उन्होंने भी अपने पिता द्वारा अपनाई गई विजय और विलय की नीति का पालन किया और चोलों की शक्ति और प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई और सीलोन में व्यापक विजय प्राप्त की। पांड्य और केरल देश पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे चोल राजा के अधीन एक उपराज्यपाल के रूप में स्थापित किया गया। कलिंग से आगे बढ़ते हुए राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया और 1022 ईस्वी में पाल शासक महीपाल को पराजित किया, लेकिन उसने उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। इस अवसर की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल, गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की। उन्होंने कावेरी के मुहाने के पास नई राजधानी का निर्माण किया और इसे गंगईकोंड चोलपुरम, गंगा के चोल विजेता का शहर कहा। अपनी नौसेना के साथ उन्होंने मलाया प्रायद्वीप और श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया, जो सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों तक फैला हुआ था। इसका उद्देश्य चीन के लिए व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना था। उन्होंने राजनीतिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए चीन में 2 राजनयिक मिशन भेजे। चोलों की समुद्री विजय में उपलब्धि इस मायने में अद्वितीय है कि चोल सबसे पहले नौसैनिक शक्तियों के महत्व को समझते थे और उन्होंने इसका इस्तेमाल क्षेत्रीय और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से किया। वास्तव में बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन गई। प्रशासन चोल काल के दौरान एक मजबूत और सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई। केंद्रीय प्रशासन चोल प्रशासन में राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सारा अधिकार उसके हाथ में था, लेकिन उसे सलाह देने के लिए उसके पास मंत्री परिषद, जिसे उदनकुट्टम के नाम से जाना जाता था, थी। चोल साम्राज्य के विस्तार और संसाधनों ने राजशाही की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम जैसे बड़े राजधानी शहर, बड़े शाही दरबार और मंदिरों को दिए गए व्यापक अनुदान राजा के अधिकार को प्रकट करते हैं। चोल शासन के स्वरूप वंशानुगत राजतंत्र था। ज्येष्ठाधिकार का नियम आमतौर पर प्रचलित था। राजा आमतौर पर अपने शासनकाल के दौरान अपने युवराज को नियुक्त करता था। उन्होंने प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए शाही दौरे किए। यहाँ विस्तृत प्रशासनिक तंत्र था जिसमें विभिन्न अधिकारी शामिल थे, जिन्हें पेरुंदनम और सिरुदनम
कहा जाता था। राजस्व प्रशासन, भू राजस्व विभाग अच्छी तरह संगठित था। राजस्व निर्धारण के लिए सभी भूमियों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया गया। भू राजस्व नकद या वस्तु के रूप में वसूला जाता था। भूमि पर व्यक्ति और समुदाय का स्वामित्व था। राज के अधीन राज्य सकल उपज का 1/3 हिस्सा मांगता था। भू राजस्व के अतिरिक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने वाले माल पर चुंगी या सीमा शुल्क, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कर, विवाह जैसे समारोह पर लगाए जाने वाले शुल्क और न्यायिक जुर्माने भी थे। कठिन समय के दौरान करों में छूट दी गई। सरकारी व्यय की मुख्य मदे राजा और उसका दरबार, सेना और नौसेना, सड़कें, सिंचाई टैंक और नहरें थी। सैन्य प्रशासन, शाही सेना को कैको कैकोला पेरुम पदाई कैकोला पेरुम पदाई कहा जाता था। इसके अंतर्गत राजा की रक्षा के लिए एक निजी सेना होती थी जिसे वेलाई करार के नाम से जाना जाता था। सेना के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता था और कड़गम नामक सैन्य छावनियां मौजूद थी। तमिलों की नौसैनिक उपलब्धियां चोलों के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। वेलाई करार शाही सेवा में सबसे भरोसेमंद सैनिक थे और राजा के अंगरक्षक थे, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनकी रक्षा करते थे तथा राजा के अंतिम संस्कार में आत्मदाह करने के लिए तैयार रहते थे। प्रांतीय प्रशासन, चोल साम्राज्य को मंडलमों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक मंडलम को वलनाडस और नाडस में विभाजित किया गया था। प्रत्येक नाडु में अनेक स्वायत्त गांव थे। शाही राजकुमार या अधिकारी मंडलम के प्रभारी होते थे। पेरुंदरम उच्च अधिकारी थे, जबकि सीरुतारम निचले अधिकारी थे। अधिकारियों को उनकी स्थिति के अनुसार जीविता नामक भूमि के आवंटन द्वारा भुगतान किया जाता था। स्थानीय सरकार, चोल काल में स्थानीय शासन विभिन्न स्तरों पर कॉर्पोरेट विधानसभाओं के हाथों में था। इन विधानसभाओं के कामकाज को लोकतांत्रिक और स्वशासी बताया गया है। सभा उर नगरम, स्थानीय विधानसभाओं के प्रमुख प्रकार थे, जिनमें स्वशासन के कई तत्व थे। नगरम नाडु के व्यापारियों से मिलकर बना एक स्थानीय निकाय था। वे नगरकन्नकु नगरम के लेखाकार जैसे अपने स्वयं के पदाधिकारियों के माध्यम से बाजार केंद्रों को नियंत्रित करते थे, दुकानों पर उपकर लगाते थे और बाजार केंद्रों के भीतर वाणिज्य का आयोजन करते थे। सभा ब्राह्मणों की सभा थी जो ब्राह्मदे गांवों पर शासन करती थी। उत्तर मेरूर शिलालेख से पता चलता है कि उत्तर मेरूर गांव की सभा में निर्वाचित सदस्य होते थे। मंदिर का रखरखाव, कृषि, सिंचाई, करों का संग्रह, सड़क निर्माण आदि जैसे कई कार्यों की देखभाल स्थानीय सभा द्वारा कई समितियों के माध्यम से की जाती थी। उर गैर ब्राह्मदे गांव से वेल्लालों की सभा थी। इसके अपने टंडलकर, संग्रहकर्ता और न्यायट्टार संरक्षकों का सशस्त्र समूह थे। पुलिस व्यवस्था भी इन सभाओं के कर्तव्यों का हिस्सा थी, जिसे आमतौर पर पड्डिकप्पर के नाम के माध्यम से किया जाता था। प्रत्येक विधानसभा अपने स्वयं के संविधान के अनुसार स्वायत्त रूप से कार्य करती थी, जो रीति रिवाज और प्रथा पर आधारित होती थी तथा स्थानीय स्तर पर अपने सदस्यों की समस्याओं का समाधान करती थी। एक से अधिक विधानसभाओं के लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों में आपसी विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता था। स्थानीय सरकार ने लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने और समस्याओं को हल करने का मौका दिया। इससे ग्राम सभाओं की लोकतांत्रिक विशेषताएं मजबूत हुई। चोल शासकों ने उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण किया। चोल काल में वास्तुकला अपने चरम पर थी। उन्होंने विशाल मंदिर बनवाए। ये स्मारकीय शैली के थे। चोलों के शासनकाल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला अपनी पूर्णता पर पहुंच गई, जबकि पल्लव मंदिर ज्यादातर कांचीपुरम और उसके आसपास स्थित हैं। चोल मंदिर दक्षिण में तंजौर के आसपास केंद्रित है। चोल मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव मंदिरों से कोई सरल या सीधा विकास नहीं दर्शाते हैं, बल्कि वास्तव में इनमें कुछ नई विशेषताएं प्रतिबिंबित होती हैं। शिलालेख से पता चलता है कि पल्लव काल के कई ईंट मंदिरों का इस अवधि के दौरान पत्थर में पुनर्निर्माण किया गया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर चोल कला की भव्यता के उत्कृष्ट उदाहरण थे। चोल मंदिर वास्तुकला के विकास को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक चरण का नेतृत्व नरट्टामलाई के शिव मंदिर द्वारा किया जाता है। इसे विजयालय चोलेश्वरम मंदिर के नाम भी कहा जाता है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी के मध्य में चोल राजा विजयालय ने कराया था। इसमें एक विमान गर्भगृह और इसकी अधिरचना है, जो एक अर्धमंडप गर्भगृह से पहले वाला हॉल से जुड़ा हुआ है, जिसमें 3 स्तंभों की 2 पंक्तियां हैं। मुख्य मंदिर 6 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है, जिन्हें परिवारालय कहा जाता है। गर्भगृह गोलाकार है और इसमें लिंग और योनि स्थित है।
बाहरी दीवारों पर अपेक्षाकृत कम मूर्तिकला अलंकरण है, लेकिन पश्चिमी प्रवेश द्वार के दोनों ओर दो द्वारपाल बने हुए हैं। दीवारों पर भित्ति स्तंभ तो हैं, लेकिन देवी देवताओं की छवियों वाले कोई आले नहीं हैं, जैसा कि बाद के चोल मंदिरों में आम था। दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी और परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिरों द्वारा किया जाता है। इस चरण के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं: ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर, नागेश्वर स्वामी मंदिर, कोरंगानाथ मंदिर। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर, इसमें विमान से जुड़ा एक अर्ध मंडप है। बाहरी दीवारों के निचले भाग पर उल्टे कमल की आकृतियां उकेरी गई है। मंदिर के आधार पर सिंहों की आकृति चोल मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता है। स्तंभों के सहारे बाहरी दीवारों को आलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें देवकोष्ठ कहा जाता है, जिनमें गणेश, दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी और ब्रह्म सहित विभिन्न देवताओं की छवियां होती हैं। बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों, जिनमें रामायण के दृश्य भी शामिल हैं, के चित्र बने हुए हैं। नागेश्वर स्वामी मंदिर, इसमें एक संयुक्त अर्धमंडप और विमान शामिल है। स्तंभित आलों में देवताओं की गहरी नक्काशीदार आकृतियां दिखाई देती हैं। कोरंगानाथ मंदिर, इसकी मूल संरचना समान है, सिवाय विमान और अर्धमंडप के बीच एक अंतराल जोड़ने के। बाहरी आधार पर बनी चित्रवल्लरी में उल्टे कमल की पंक्तियां हैं तथा वहां शेरों और हाथियों की पंक्तियां भी हैं। इस काल के अन्य मंदिरों की तुलना में यहाँ की मूर्तियां अधिक अलंकृत है। तीसरा चरण, चोल मंदिर वास्तुकला का तीसरा चरण सेम्बियन महादेवी से जुड़ा हुआ है, जो एक रानी थी और अपने पति गंधारादित्य 949 से 57 ईस्वी, अपने बेटे उत्तम प्रथम 969 से 85 ईस्वी और राजराजा प्रथम के शासनकाल के आरंभिक भाग के दौरान मंदिर निर्माण की प्रमुख संरक्षक थी। इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में पुराने ईंट मंदिरों को पत्थरों से पुनर्निर्मित किया गया। मूर्तिकला में निर्मित आकृतियों की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, जो कठोर और बेजान प्रतीत होती है। सेम्बियन महादेवी के आदेश पर निर्मित मंदिर का एक उदाहरण अनंगपुर का अगस्तेश्वर मंदिर है। परिणति, अगले चरण में चोल मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर द्वारा दर्शाई गई है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं: लगभग 60 मीटर ऊंचे विमान और विशाल पिरामिड नुमा शिखर के साथ यह शिव मंदिर अपने युग की सबसे बड़ी और भव्य संरचनाओं में से एक था, जिसमें कुछ नई स्थापत्य कला विशेषताएं प्रदर्शित थी। मुख्य मंदिर में एक स्तंभ युक्त बरामदा, एक स्तंभ युक्त मुख मंडप और अर्धमंडप, एक अंतराल और गर्भगृह है। बाहरी दीवारों का अलंकरण पहले के मंदिरों की तुलना में बहुत अधिक है। आले गहरे और उभरे हुए हैं और उनके द्वारा बनाई गई आकृतियां गोल आकार में खुदी हुई हैं। निचले आलों में ज्यादातर शिव के विभिन्न स्वरूपों की आकृतियां हैं, जिनमें नटराज भी शामिल है। ऊपरी स्तरों में से एक में 3 शहरों के विध्वंसक त्रिपुरांतक के रूप में शिव के 30 चित्र हैं। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ में 3 विशाल शिव मूर्तियां और कई चित्र स्थित हैं। मंदिर के सामने एक ही पत्थर को तराश कर लगभग 6 मीटर लंबा नदी बेल स्थापित है, जिसे बाद में एक मंडप में रख दिया गया। मंदिर एक विशाल आयताकार घेरे के भीतर स्थित है। पूर्व दिशा में 2 भव्य मंदिर द्वार हैं, जिनमें से निचला हिस्सा पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी मंजिल ईंटों से बनी है। गोपुरों पर उकेरी गई आकृतियां पहले के मंदिरों की तुलना में अधिक भारी और अलंकृत है। चोल मंदिर वास्तुकला का अंतिम चरण 12वीं से 13वीं शताब्दी। गोपुर विमान से अधिक प्रभावशाली हो गया। यह चिदम्बरम के शिव मंदिर में स्पष्ट है, जिसका निर्माण मुख्यतः कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1122 ईस्वी और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान किया गया था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर पहिए और घोड़े जोड़े हुए थे, ताकि इसे रथ जैसा स्वरूप दिया जा सके। चोल समुद्री विस्तार मुख्य रूप से विदेशी वाणिज्य की चिंताओं से प्रेरित था। 2022 में आया था ये।
दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय के अलावा चोलों का महत्व एक समुद्री शक्ति के रूप में उनके उदय में निहित है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और इसका इस्तेमाल अपने क्षेत्रों को बढ़ाने और अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। चोल राजवंश का समुद्री विस्तार विशेष रूप से राजराज चोल, राजेंद्र चोल जैसे शासकों के अधीन वास्तव में विदेशी वाणिज्य की चिंताओं से काफी प्रेरित था। चोलों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भागीदारी के आर्थिक लाभों को पहचाना। नागपट्टिनम, कावेरीपट्टिनम, पुहार और मामल्लपुरम जैसे बंदरगाहों ने दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के साथ समुद्री व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करके चोल करों, शुल्कों और मसालों, वस्त्रों, रत्नों और अन्य विलासिता की वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से धन संचय कर सकते थे। सैन्य अभियान और व्यापार मार्गों का रणनीतिक नियंत्रण। चोलों ने अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए अपने व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना विकसित की। एक मजबूत नौसेना ने चोलों को हिंद महासागर के रणनीतिक अवरोध बिंदुओं और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करने की अनुमति दी, जिससे समुद्री व्यापार पर उनका प्रभुत्व बढ़ गया। समुद्री विस्तार ने चोलों को महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी, जिससे उनके वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। समुद्री मार्गों पर नियंत्रण का मतलब था कि वे अपनी व्यापारी जहाजों को समुद्री डाकुओं और प्रतिस्पर्धियों से बचा सकते थे, जिससे अधिक सुरक्षित विश्वसनीय व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा मिलता। राजेंद्र चोल ने अपनी नौसेना के साथ मलाया प्रायद्वीप और श्रीविजय साम्राज्य पर आक्रमण किया, जो सुमात्रा, जावा पड़ोसी द्वीपों तक फैला हुआ था। इसका उद्देश्य चीन के लिए व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना था। उन्होंने राजनीतिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए चीन में 2 राजनयिक मिशन भेजे। इस विजय से न केवल चोल क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार हुआ, बल्कि उनकी आर्थिक शक्ति भी मजबूत हुई तथा क्षेत्र की संपदा हासिल करने में भी मदद मिली। राजनयिक संबंध और वाणिज्यिक हित। राजनयिक संबंधों की स्थापना और दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से श्रीविजय और जावा जैसे स्थानों तक में चोल प्रभाव का विस्तार आंशिक रूप से आर्थिक हितों से प्रेरित था। ये क्षेत्र सोने, मसालों और वन उत्पादों जैसे संसाधनों से संबद्ध थे, जिनका भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाजार अत्यधिक महत्व था। राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने से चोलों को इन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो गई। चोलों ने अन्य प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं जैसे चीन में सोंग राजवंश और विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इन राजनयिक संबंधों का आधार अक्सर वाणिज्यिक होता था, जिसका उद्देश्य अनुकूल व्यापार शर्तें और गठबंधन सुनिश्चित करना होता था, जिससे चोल वाणिज्य का लाभ हो सके। सांस्कृतिक आदान प्रदान और वाणिज्यिक हित। व्यापार के साथ साथ समुद्री विस्तार ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। कला, वास्तुकला, भाषा और धार्मिक विश्वासों सहित भारतीय संस्कृति चोल व्यापार और राजनीतिक प्रभुत्व से प्रभावी क्षेत्रों में फैल गई। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजनयिक संबंधों में वृद्धि हुई तथा आर्थिक रिश्ते मजबूत हुए, जिससे समुद्री विस्तार को बढ़ावा मिला तथा वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा हुई। तकनीकी और नौवहन संबंधी प्रगति। चोलों ने उन्नत जहाज निर्माण तकनीकों और नौवहन ज्ञान में निवेश किया, जिससे वे हिंद महासागर में लंबी यात्राएं करने में सक्षम हुए। इन तकनीकी प्रगति ने व्यापार को सुविधाजनक बनाया और विशाल समुद्री दूरियों पर चोल शक्ति के प्रक्षेपण की अनुमति दी। चोलों ने नागपट्टिनम और कावेरीपट्टिनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों का विकास किया, जिससे समुद्री विस्तार में मदद मिली और बदले में समुद्री व्यापार के लिए केंद्र के रूप में काम किया। इन बंदरगाहों ने बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद था, जिसमें गोदाम, गोदी और बाजार शामिल थे। चोल समुद्री विस्तार विदेशी वाणिज्य को बढ़ाने और संरक्षित करने के व्यापक लक्ष्य से प्रेरित था, और यह व्यापार के माध्यम से आर्थिक लाभ की खोज से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। व्यापार के माध्यम से धन की खोज, एक शक्तिशाली नौसेना की स्थापना, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों का विस्तार और तकनीकी और बुनियादी ढांचे की उन्नति में निवेश सभी का उद्देश्य हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क में एक प्रमुख स्थान हासिल करना था। समुद्री वाणिज्य पर इस फोकस ने न केवल चोल साम्राज्य को समृद्ध किया, बल्कि एक विशाल क्षेत्र में इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को भी सुगम बनाया। चोल राजा परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर शिलालेख के महत्व का विश्लेषण कीजिए। उत्तर मेरूर में परांतक काल के 2 शिलालेख मिले। परांतक चोल के शासनकाल में लगभग
1920 کا یہ शिलालेख भारत के इतिहास का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। 920 सही है। 920 सही है, 120 नहीं है। यह 1000 वर्ष पूर्व कार्यरत ग्राम सभा का वास्तविक लिखित संविधान है। परांतक चोल प्रथम के उत्तर मेरू शिलालेख का महत्व है। इसमें ग्राम परिषदों के गठन और कार्यों का विवरण दिया गया है। चोल काल के दौरान गांव स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार थी, जैसा कि उत्तर मेरूर शिलालेख से पता चलता है कि उत्तर मेरूर की ग्राम सभा में निर्वाचित सदस्य होते थे। उत्तर मेरूर की ग्राम सभा ने चुनावों के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। शिलालेख में आश्चर्यजनक विवरण दिया गया है। वार्डों का गठन, चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता, अयोग्यता मानदंड, चुनाव का तरीका, निर्वाचित सदस्यों वाली समितियों का गठन, उन समितियों के कार्य, गलत काम करने वाले को हटाने की सख्ती आदि। मंडप की दीवारों पर गांव के विभिन्न धर्मनिरपेक्ष लेन देन अंकित हैं, जिनमें प्रशासनिक, न्यायिक, वाणिज्यिक, कृषि, परिवहन और सिंचाई संबंधी नियम शामिल हैं, जिन्हें तत्कालीन ग्राम सभा द्वारा प्रशासित किया जाता था, जिससे बीते युगों में ग्राम समाज के कुशल प्रशासन का एक जीवंत चित्र मिलता है। ग्रामीणों को यह अधिकार भी था कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कर्तव्य में असफल रहे तो वे उन्हें वापस बुला सकते थे। चुनाव के समय पूरे गांव के लोगों को शिशुओं सहित उत्तर मेरूर में ग्राम सभा मंडप में उपस्थित होना पड़ता था। केवल बीमार लोगों और तीर्थ यात्रा पर गए लोगों को ही इससे छूट थी। सिंचाई टैंकों, सड़कों के रखरखाव, सूखे के दौरान राहत प्रदान करने, सोने के परीक्षण करने आदि के लिए समितियां थी। सदस्यों को हर साल एक बार वार्षिक समिति, उद्यान समिति, टैंक समिति, श्रवण समिति के लिए चुना जाता था। मंदिरों का रख रखाव, कृषि, सिंचाई, करों का संग्रह, सड़क निर्माण आदि जैसे कई कार्यों की देखभाल स्थानीय सभा द्वारा समितियों के माध्यम से की जाती थी। चोल सम्राट इन सभाओं के निर्णयों का सम्मान करते थे। प्रत्येक विधानसभा अपने स्वयं के संविधान के अनुसार स्वायत्त रूप से कार्य करती थी, जो रीति रिवाजों और उपभोग पर आधारित होती थी तथा स्थानीय स्तर पर अपने सदस्यों की समस्याओं का ध्यान रखती थी। एक से अधिक सभाओं के लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों से आपसी विचार विमर्श से निर्णय लिया जाता था। स्थानीय सरकार ने लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने और समस्याओं को हल करने का मौका दिया। इससे ग्राम सभाओं की लोकतांत्रिक विशेषताएं मजबूत हुई। सामान्यतः चोल सम्राट इन सभाओं के निर्णयों का सम्मान करते थे, लेकिन चोल ग्राम सभाओं में केवल कुछ ही राजनीतिक प्रथाएं लोकतांत्रिक थी। चोल शासन व्यवस्था पूर्णतया राजतंत्रात्मक थी। कुछ ब्राह्मण सभाओं और चोल दरबार के बीच घनिष्ठ संबंध थे। उत्तर मेरूर शिलालेख में उल्लेख है कि सभा का प्रस्ताव राजा द्वारा विशेष रूप से नियुक्त एक अधिकारी की उपस्थिति में किया गया था। केंद्रीय सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से सामान्य पर्यवेक्षण करती थी और आपातकालीन स्थितियों में गांव के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती थी। ग्राम सभाओं को केंद्र सरकार की नीतियों को ध्यान में रखना होगा। उम्मीदवारों का चुनाव मतदान प्रणाली के बजाय लाट प्रणाली के माध्यम से किया गया। कोरम का मतदान द्वारा निर्णय के संबंध में कोई संदर्भ नहीं मिलता है। कई लोग थे जिन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। आधुनिक अर्थों में ग्राम सभाएं लोकतांत्रिक न होने के बावजूद उत्तर मेरूर शिलालेख स्थानीय शासन में लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण है, जो समय से बहुत आगे था। दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों के महत्व का आकलन करें। चोलों ने दक्षिण भारत में प्रशासन, समाज, कला, वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में वे एक समुद्र शक्ति के रूप में उभरे और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई। सैन्य विजय, दक्षिण भारतीय राज्यों पर विजय के अलावा चोलों का महत्व एक समुद्री शक्ति के रूप में उनके उदय में निहित है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और इसका इस्तेमाल अपने क्षेत्रों को बढ़ाने और अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। राजा राज और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और पोलनारुरा को अपनी राजधानी बनाया। अगर
यह उनके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो राजा राजद्वारा मालदीव पर कब्जा करना चोल साम्राज्य के वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए था। राजेंद्र ने आगे बढ़कर मलाया प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। इसका कारण चीन के लिए व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना था। दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय के कारण भारतीय संस्कृति जैसे भाषा, मूर्तिकला, मंदिर वास्तुकला आदि का दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार हुआ। इसलिए चोलों की समुद्री विजय में उपलब्धि अद्वितीय है, क्योंकि चोल सबसे पहले नौसैनिक शक्तियों के महत्व को समझते थे और उन्होंने इसका उपयोग क्षेत्रीय और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से किया। वास्तव में बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन गई। प्रशासन चोल काल के दौरान एक मजबूत सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली विकसित हुई। केंद्रीय प्रशासन चोल साम्राज्य की सीमा और संसाधनों ने राजशाही की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तंजौर और गंगईकोंडचोलपुरम जैसे बड़े राजधानी शहर, बड़े शाही दरबार और मंदिरों को व्यापक अनुदान राजा के अधिकार को प्रकट करते हैं। उन्होंने प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए शाही दौरे किए। पेरुंदनम और सिरुदनम नामक विभिन्न अधिकारियों से युक्त विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी थी। राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व विभाग अच्छी तरह से संगठित था। राजस्व के आकलन के लिए सभी भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया जाता था। भूमि राजस्व के अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने वाले माल पर टोल और सीमा शुल्क, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कर, विवाह जैसे औपचारिक अवसरों पर लगाए जाने वाले शुल्क और न्यायिक जुर्माना थे। कठिन समय के दौरान करों में छूट दी गई थी। सरकारी व्यय के मुख्य मदे राजा और उसका दरबार, सेना और नौसेना, सड़कें, सिंचाई, टैंक और नहरें थी। सैन्य प्रशासन चोलों ने हाथियों, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना से मिलकर एक नियमित स्थायी सेना बनाए रखी। शाही सैनिकों को कैकोलापेरुमपदाई कहा जाता था। इसके भीतर राजा की रक्षा के लिए एक निजी सेना होती थी जिसे वेलाई करार के नाम से जाना जाता था। सेना की प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता था और कड़गम नामक सैन्य छावनियां मौजूद थी। तमिलों की नौसैनिक उपलब्धियां चोलों के अधीन अपने चरम पर पहुंच गई। प्रांतीय प्रशासन चोल साम्राज्य मंडलम में विभाजित था और प्रत्येक मंडलम वलनाडु और नाडु में विभाजित था। प्रत्येक नाडु में कई स्वायत्त गांव थे। शाही राजकुमार या अधिकारी मंडलम के प्रभारी थे। स्थानीय सरकार, चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि स्थानीय स्वशासन की संस्था का विकास है। चोल काल में स्थानीय सरकार विभिन्न स्तरों पर कॉर्पोरेट सभाओं के हाथों में थी। इन सभाओं के कामकाज को प्रकृति में लोकतांत्रिक बताया गया है। सभा और नगरम स्थानीय सभाओं के प्रमुख प्रकार थे, जिनमें स्वशासन के कई तत्व थे। नगरम नाडु के व्यापारियों से मिलकर बनी स्थानीय संस्थाएं थी। वे अपने स्वयं के पदाधिकारियों के साथ बाजार केंद्रों को नियंत्रित करते थे, दुकानों पर उपकर लगाते थे और बाजार केंद्रों के भीतर वाणिज्य का आयोजन करते थे। सभा ब्राह्मणों की सभा थी जो ब्राह्मदेय गांवों पर शासन करती थी। उत्तर मेरूर शिलालेखों से पता चलता है कि उत्तर मेरूर गांव की सभा में निर्वाचित सदस्य कैसे होते थे। मंदिरों का रखरखाव, कृषि, सिंचाई, करों का संग्रह, सड़क निर्माण आदि जैसे कई काम स्थानीय सभा द्वारा कई समितियों के माध्यम से देखे जाते थे। उर गैर ब्राह्मदेय गांवों में वेलालों की सभा थी। इसके अपने तंडलकर संग्रहकर्ता, न्यायतर, रक्षकों का सशस्त्र समूह और पड्डीकप्पर थे। प्रत्येक विधानसभा अपने स्वयं के संविधान के अनुसार स्वायत्त रूप से कार्य करती थी, जो रीति रिवाज और उपयोग पर आधारित थी और स्थानीय स्तर पर अपने सदस्यों की समस्याओं का ध्यान रखती थी। एक से अधिक विधानसभाओं के लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों में आपसी विचार विमर्श से निर्णय लिया जाता था। स्थानीय सरकार ने लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने और समस्याओं के हल करने का मौका दिया, लेकिन चोल ग्राम सभाओं में लोकतांत्रिक रूप से केवल कुछ राजनीतिक प्रथाएं ही थी। चोल राजनीति पूर्ण राजतंत्र थी। केंद्र सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से सामान्य पर्यवेक्षण करती थी और आपातकालीन स्थितियों में गांव के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती थी। ग्राम सभाओं का केंद्र सरकार की नीतियों को ध्यान में रखना पड़ता था। अन्य कारक जो उचित लोकतंत्र की कमी को इंगित करते थे वे थे: उम्मीदवारों का चुनाव मतदान प्रणाली के बजाय लाट प्रणाली के माध्यम से किया गया और गैर ब्राह्मण की ग्राम सभा के सदस्य गांव के करदाता भूमि स्वामियों से मिलकर बने थे, जबकि सभा ब्राह्मणों की ग्राम सभा के मामले में सदस्यता, संपत्ति के स्वामित्व, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और अच्छे आचरण जैसे मानदंडों द्वारा शासित होती थी। ऐसे कई लोग थे जिन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, जैसे अपराधियों के रिश्तेदार जो पिछले 3 वर्षों से किसी
समिति में थे। विधानसभाओं के वास्तविक कामकाज में कोरम या मतदान द्वारा निर्णय के संबंध में कोई संदर्भ नहीं मिलता है। जल आपूर्ति ने काफी हद तक यह निर्धारित किया कि किन गांवों में विधानसभाएं होंगी, किन में नहीं। जो गांव कावेरी नदी बेसिन के मध्य क्षेत्र में थे वे सीधे शाही नियंत्रण में थे, जबकि जो क्षेत्र दूर थे, सूखे क्षेत्र स्थित थे, वे स्वायत्त थे। उनमें स्वशासी संस्था थी। कला और वास्तुकला। चोल कला में वास्तुकला अपने चरम पर थी। उन्होंने विशाल मंदिर बनवाए। चोलों के शासनकाल में कला और वास्तुकला की द्रविड़ शैली अपनी पूर्णता पर पहुंची गई। पिरामिड नुमा विमान विशाल आकार में पहुंच गए। गोपुरम नई विशेषता थी। नदी मंडप का विस्तार किया गया। चोलों ने बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए। ये स्मारकीय शैली के थे। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर चोल कला की भव्यता के उत्कृष्ट उदाहरण थे। चोलों ने मूर्तिकला की कला में भी समृद्ध योगदान दिया। तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम जैसे चोल मंदिरों की सीमाओं पर बेहतरीन निष्पादन के साथ बड़े आकार की कई मूर्तियां हैं। चोल काल की कांस्य मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। नटराज या नृत्य करते शिव की कांस्य मूर्तियां उत्कृष्ट कृतियां हैं। चोल चित्रकलाएं नर्थमलाई और तंजौर मंदिरों की दीवारों पर पाई गई। शिक्षा और साहित्य। शिक्षा को भी महत्व दिया गया। शिक्षा केंद्रों के रूप में मंदिरों और मठों के अलावा कई शिक्षण संस्थान भी विकसित हुए। इन संस्थानों में वेदों और महाकाव्यों के अलावा गणित और चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इन संस्थानों को चलाने के लिए भूमि दान दी गई। तमिल साहित्य का विकास चोल काल में अपने चरम पर था। कंबन ओट्टा कुथुस पुगलैंडी की रचनाओं ने इसे समृद्ध किया और नए रुझान जोड़े। कंबन द्वारा रचित रामायण और सेक्किलर द्वारा रचित पेरिया पुराणम या तिरुतोंदर पुराणम इस युग की दो उत्कृष्ट कृतियां हैं। ओट्टाकुथर द्वारा रचित मूवरुला में 3 चोल राजाओं के जीवन का वर्णन है। नलवेनबा पुगलैंडी द्वारा लिखा गया था। अर्थव्यवस्था। चोल राजाओं और रानियों के संरक्षण में कई मंदिर बनाए गए जो इस अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने रहे। कृषि और उद्योग दोनों ही फले फूले। वन भूमि के पुनर्ग्रहण और सिंचाई टैंकों के निर्माण और रख रखाव से कई समृद्धि आई। बुनाई उद्योग, विशेष रूप से कांची में रेशम बुनाई काम खूब फला फूला। मंदिरों और बर्तनों के लिए मूर्तियों की भारी मांग के कारण धातु के कामों का विकास हुआ। ट्रंक रोड और व्यापारी संघों के साथ वाणिज्य और व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। सोने चांदी और तांबे के सिक्के विभिन्न मूल्य वर्ग में प्रचुर मात्रा में जारी किए गए थे। चोल साम्राज्य और चीन, सुमात्रा, जावा और अरब के बीच वाणिज्यिक संपर्क व्यापक रूप से प्रचलित थे। घुड़सवार सेना को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में अरब घोड़ों का आयात किया गया था। समाज। चोल काल के दौरान जाति व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। चोल काल में सामान्य समृद्धि के कारण कुछ जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप समाज में दाएं हाथ वलंगई और बाएं हाथ ईदंगई के विभाजन हुए। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष हुए। कुलोत्तुंग प्रथम के काल में संघर्ष बहुत गंभीर था, लेकिन चोल इस अवधि के दौरान सामाजिक शक्तियों के विस्फोट का सामना करने में असमर्थ थे। उनकी रणनीति केवल संघर्षों को दबाने की थी, न कि सामाजिक स्थिति में सुधार करने की। महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। राजघरानों में सती प्रथा प्रचलित थी। यह चोल ही थे जिन्होंने भगवान की सेवा और कला और संस्कृति के पोषण के लिए मंदिरों में देवदासी और प्रथा को संस्थागत रूप दिया, लेकिन इस प्रणाली ने अपनी जीवंतता खो दी और बाद के युगों में इसका शर्मनाक तरीके से शोषण किया गया। इसे चोलों का एक असफल प्रयोग माना जा सकता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चोलों ने प्रशासन, समाज, राजनीति, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक संघर्ष बढ़ा। महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और देवदासी प्रथा जैसे उनके प्रयोग विफल हो गए।